अस्सलाम वालेकुम डियर 11th क्लास स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 3.3 11th क्लास एनबीएफ की नेशनल बुक फाउंडेशन की जो न्यू बुक है, आज इसकी एक्सरसाइज 3.3 का मैं सोल्यूशन करवाऊंगी। तो ये एक्सरसाइज आसान है, थोड़ी सी लेंथी है, इस वजह से मैं इसको दो पार्ट्स में करवाऊंगी। आज के इस पार्ट में मैं क्वेश्चन 1 से 7 तक करवाऊंगी। तो इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में हम डॉट प्रोडक्ट कर चुके हैं, अब हमने यहाँ पे इस एक्सरसाइज में क्रॉस प्रोडक्ट को करना है। देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन 1 से हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन 1 को स्टार्ट करते हैं। अब इसमें ये कहा गया है फाइंड ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, दोनों वैल्यूज फाइंड करनी है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, और फिर ये प्रूव करना है कि ये जो ए क्रॉस बी है ये इक्वल है माइनस बी क्रॉस ए के। तो ये हम अब प्रूव करेंगे और ये आगे रिजल्ट भी हमने यूज करना है कि ए क्रॉस बी हो तो बी अगर पहले आ जाए ए बाद में तो फिर साथ माइनस आ जाता है। तो ये एक क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट भी है, इसको हमने आगे क्वेश्चंस में यूज भी करना है, बट यहाँ पे हम इसको प्रूव करेंगे। अब यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट इस तरह से लेना है जिस तरह हम 3/3 का मॉड लेते हैं। तो यहाँ पे जो ये पहली रो होगी इसमें हम आई जे के लिख लेंगे। अब वेक्टर ए पहले लिखेंगे, ए क्या है 2 1 और -1। यहाँ पे आई के साथ 2 है, जे के साथ 1 है, के साथ इसका कोफिशिएंट -1। फिर बी यहाँ पे आई के साथ 1, जे के साथ -3 और के साथ के है, इनके कोफिशिएंट्स को लिख लेंगे। अब यहाँ पे इसका मॉड लेंगे तो पहली रो को एक्सपेंड करेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस और प्लस का साइन आता है तो प्लस आई आ जाएगा, आई वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, बाकी ये वैल्यू रह जाएगी, इसको मॉड में लिख लेंगे 1 -1 -3 और 7। इसका नेक्स्ट हम स्टेप में मॉड लेंगे। फिर माइनस जे वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, बाकी 2 -1 1 और 7 रह जाएगा, इसको यहाँ पे लिख लेंगे। फिर प्लस के वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, बाकी वैल्यू 2 1 1 और -3 इसका मॉड लेंगे। तो यहाँ पे अब मॉड लेंगे जिस तरह 2/2 का मॉड लेते हैं, इन इसको मल्टीप्लाई 1 को 7 से और 3 को -1 से, दरमियान में मॉड वाला माइनस, 7 1 जार 7 माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, लेकिन मॉड वाला माइनस तो -3 आ जाएगा। माइनस जे इसी तरह 7 2 जार 14, ये माइनस और मॉड वाला माइनस तो +1 हो जाएगा। प्लस के यहाँ पे 3 2 जार 6 -6 और -1 मॉड वाला साथ माइनस, मल्टीप्लाई 1 को 1 से करेंगे -1 आ जाएगा। 7 -3 4 14 + 1 15, ये बाहर माइनस था -15 जे -7 आएगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस के था तो माइनस आ जाएगा इस वजह से, क्योंकि यहाँ माइनस आ रहा है। तो ए क्रॉस बी का ये आंसर आ गया। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया है। अब हम बी क्रॉस ए फाइंड करेंगे, देखेंगे किसका आंसर माइनस, यानी कि ए क्रॉस बी का आंसर हमने ये प्रूव करना है कि क्या होना चाहिए, -b क्रॉस ए होना चाहिए, इसके साथ माइनस आना चाहिए। अब हम b क्रॉस ए फाइंड करेंगे, यहाँ पे b पहले वेक्टर लिख लेंगे, फिर a आई जे के साथ पहली रो को एक्सपेंड करेंगे, ये प्लस यहाँ पे माइनस और फिर यहाँ पे प्लस, तो आई वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, बाकी इसका मॉड लेंगे, ये +3 आ जाएगा और -7 आ जाएगा। फिर माइनस जे वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, -1 और -14 आ जाएगा। के वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, 1 1 जार 1 और यहाँ पे ये +6 आ जाएगा। तो ये मैंने इस तरह से मॉड को एक्सपेंड कर लिया है। अब 7 -3 -4 आई आ जाएगा, -14 और -1 तो -15 बाय माइनस है, यहाँ पे +15 हो जाएगा, 6 और 1 7 के हो जाएगा। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 और 2 में यहाँ पे 4i प्लस था, लेकिन यहाँ पे माइनस है, 15j प्लस था, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस है, 7 यहाँ पे माइनस था, इसमें क्या है प्लस है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम कह सकते हैं कि a क्रॉस b किसके इक्वल है, -b क्रॉस a के इक्वल है। तो ये रिजल्ट प्रूव हो गया है। इस रिजल्ट को आपने याद भी रखना है, इसको आगे क्वेश्चंस में हम अप्लाई भी करेंगे। अगर यहाँ पे a क्रॉस c हो तो वो किसके इक्वल होगा, -c क्रॉस a, यानी कि वो सेकंड वेक्टर पहले आ जाता है अगर साथ माइनस आ जाए। तो इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, इसमें भी यही प्रूव करना है। ए और बी वेक्टर्स गिवन है तो पहले ए क्रॉस बी फाइंड कर लेंगे, आई जे के लिखेंगे, वेक्टर ए 7 3 9 और बी क्या है 2 -3 और 1। पहली रो को एक्सपेंड करेंगे, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस और प्लस आ जाएगा। आई वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, 3 1 जार 3 माइनस प्लस हो जाएगा, 9 3 जार 27। फिर माइनस जे वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, 7 1 जार 7 और 9 2 जार 18 -18 हो जाएगा। के वाली रो और कॉलम छोड़ेंगे, -21 आ जाएगा और 3 2 जार -6 आ जाएगा। 27 और 3 30 हो जाएगा, 7 -18 तो -11 और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, +11 आ जाएगा। 21 और 6 -27, यहाँ पे प्लस था इस वजह से माइनस आ गया। ये आ गया a क्रॉस b, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब हम फाइंड करेंगे b क्रॉस a, इसी तरह से आई जे के लिखेंगे,
और अब बी को पहले लिखेंगे, अब हम ए को बाद में लिखेंगे। तो वेक्टर बी को मैंने पहले और ए को बाद में लिख लिया। इसी तरह से इसका भी मार्ड लेंगे, आई वाली रो और कॉलम छोड़ेंगे, 9 3 जार -27 -3 आ जाएगा। फिर माइनस जे वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, 9 2 जार 18 और 7 1 जार 7। फिर के वाली रो और कॉलम छोड़ेंगे तो 3 2 जार 6 और 7 3 जार +21 आ जाएगा। 27 और -3 -30, 18 - 7 11, तो बाहर माइनस था -11, 21 और 6 27, यहाँ पे +27। अगर अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखें तो हम लिख सकते हैं, सो ए क्रॉस बी किसके इक्वल आ गया है, -b क्रॉस ए के। इसके बाद पार्ट नंबर 3 है, ये भी बिल्कुल सेम इसी तरह है। इसमें ए और बी वेक्टर्स दिए गए हैं। अब ए यहाँ पे i - 2 के यानी कि जे नहीं है तो जे इसके अंदर 0 है। बी क्या है 3i और 2j, के नहीं है इसका मतलब है के इसमें 0 है। तो पहले ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे, इसी तरह से i j के 1, जे की जगह पे यहाँ पे 0, तो इसके बाद के -2 है। फिर बी में 3 2, के नहीं था, के की जगह 0, तो पहली रो को एक्सपेंड करेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस और प्लस आ जाएगा। आई वाली रो आई लिखेंगे पहले, आई वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, 0 0 जार 0 और माइनस ये वाला माइनस और मार्ड वाला -2 2 जार +4 हो जाएगा। फिर माइनस जे वाली रो और कॉलम छोड़ेंगे, 1 0 जार 0 3 2 जार +6 आ जाएगा। फिर के वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे तो 2 1 जार 2 और 3 0 जार 0, तो 4i - 6j +2 के आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब हमने फाइंड करना है बी क्रॉस ए, पहले वेक्टर बी लिख लेंगे फिर वेक्टर ए को, तो इसी तरह से यहाँ पे आई जे के आ जाएगा, प्लस माइनस और प्लस। एक्सपेंड करेंगे इसको आई जे के पहली रो को, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा ये आएगा -4i + 6j -2 के। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। तो फ्रॉम 1 और 2 यहाँ पे +4 था, यहाँ -4i है, -6j था, यहाँ पे प्लस है, ये +2 के था, ये -2 के है। तो हम 1 और 2 से कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी किसके इक्वल है, -b क्रॉस ए के। तो ये प्रूव हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 1, आसान सा ही क्वेश्चन था, तीनों पार्ट्स बिल्कुल सेम थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फॉर द फॉलोइंग वेक्टर्स फाइंड ए क्रॉस बी। तो वेक्टर्स दिए गए हैं, इनके लिए ए क्रॉस बी फाइंड करना है। प्रूव दैट ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। ए क्रॉस बी क्या है, परपेंडिकुलर है किस किस पर, ए और बी पर। तो ए क्रॉस बी का मतलब इस क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया है कि ये परपेंडिकुलर है ए पर। अगर ये ए पर परपेंडिकुलर है तो ए के साथ इसका डॉट लेंगे, 0 आना चाहिए। और ये परपेंडिकुलर है बी के साथ भी, तो ए क्रॉस बी का हमने डॉट ले लेना है बी के साथ, तो ये भी 0 आया, तो प्रूव हो जाएगा कि ये परपेंडिकुलर है ए और बी पर। तो ए और बी दोनों वेक्टर्स दिए गए हैं। सबसे पहले हम ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे, फिर उसका ए के साथ डॉट ले लेंगे। यहाँ पे मैंने ए क्रॉस बी फाइंड किया है, वेक्टर ए वेक्टर बी लिखा, यहाँ पे आई जे और के। पहली रो को एक्सपेंड करेंगे, प्लस आई आएगा, तो यहाँ पे ये -24 + 6, माइनस जे वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, 4 3 = 12 -4 आ जाएगा, प्लस के यहाँ पे -9 और +12, तो यहाँ पे आंसर आएगा -18i - 8j +3 के। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया है कि प्रूफ करें ए क्रॉस बी जो है वो परपेंडिकुलर है ए पर, तो हमने इसका डॉट ले लेना है ए के साथ। तो मैंने यहाँ पे पहले ए क्रॉस बी लिखा, फिर वेक्टर ए वो वाला जो क्वेश्चन के अंदर गिवन था, ये वाला वेक्टर ए यहाँ पे लिख लिया है। डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ। तो 18 3 = 54, क्योंकि यहाँ माइनस था इस वजह से माइनस आ जाएगा। आई डॉट आई 1, इसी तरह फिर जे के साथ लेंगे, माइनस माइनस प्लस, 8 6 = 48 और जे डॉट जे 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे भी प्लस है, 3 2 = 6 और के डॉट के 1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई। 48 में 6 ऐड करेंगे, +54 और -54, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 0। इसका मतलब क्या ये है कि ए क्रॉस बी का जब ए के साथ डॉट लिया तो 0 आया। सो ए क्रॉस बी ए के साथ क्या है, परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर का साइन है ये वाला, तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है। इसी तरह अब ए क्रॉस बी जो आया था इसका डॉट बी के साथ, तो पहले ए क्रॉस बी लिखेंगे, फिर वेक्टर बी लिखेंगे। तो वेक्टर बी जो गिवन था वही लिखा है, अब यहाँ पे डॉट, तो 18 2 जार -36 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, 8 3 = 24 और 4 3 = 12 आएगा। आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1 हो जाएगा। और 24 और 12 36 प्लस ये -36 और ये +36, तो 0 आ जाएगा। तो प्रूव हो गया कि ए क्रॉस बी बी पर भी परपेंडिकुलर है। इसके बाद है बच्चों क्वेश्चन 2 का पार्ट 2, ये भी बिल्कुल सेम इसी तरह है। ए और बी वेक्टर्स अब यहाँ पे गिवन है, हमने ये प्रूव करना है कि ए पर परपेंडिकुलर है और बी पर भी। तो पहले हम ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे। यहाँ पे इसी तरह इससे मॉड वाली मेथड से करेंगे, प्लस माइनस प्लस लिख लेंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी लिख लिया मैंने। यहाँ पे पहली रो को एक्सपेंड करेंगे, आई वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, 6 और -3 आ जाएगा। फिर जे वाली रो और कॉलम छोड़ेंगे तो 4, यहाँ पे -12 और -3। इसी तरह के लिए 3i + 15 j + 6 के आ जाएगा।
ये आ गया है a क्रॉस b। तो अब a के साथ इसका डॉट लेंगे, ये वाला a क्रॉस b और वेक्टर a जो क्वेश्चन के अंदर गिवन था वही। 4 3 आर 12, 15 2 आर -30 प्लस 18। तो 12 -30 -18 प्लस 18 0 आ गया। इसका मतलब क्या है कि a क्रॉस b परपेंडिकुलर है a पर। अब इसका डॉट ले लेंगे b के साथ, तो पहले a क्रॉस b लिखेंगे फिर वेक्टर b लिखेंगे। i डॉट i j का j के साथ, k का k के साथ, तो सेम वैल्यूज हैं। i डॉट i ये 1 हो जाएगा, j डॉट j भी 1 और k डॉट k भी 1। 3 आ जाएगा प्लस 15 और 6 3 आर 18, 15 और 3 18, 18 माइनस 8 18 0। तो इसका मतलब है a क्रॉस b का जब b के साथ डॉट लिया तो ये भी 0 आ गया। सो a क्रॉस b जो है वो परपेंडिकुलर है b पर भी, इसी तरह a पर भी परपेंडिकुलर था और b पर भी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में जो फार्मूला यूज होना है, पहले मैंने यहाँ पे उस फार्मूला को लिखा फिर इसका सोल्यूशन किया। अब इसमें ये कहा गया है फॉर द फॉलोइंग वेक्टर्स फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन, साइन की वैल्यू फाइंड करें ऑफ द एंगल बिटवीन देम। अब यहाँ पे a और b वेक्टर्स दिए गए हैं, तो हमने उसका जो यहाँ पे एंगल है साइन थीटा वो फाइंड करना है। तो हम a क्रॉस b दो वेक्टर्स के दरमियान इस तरह से डिफाइन करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b साइन थीटा, यहाँ पे n यूनिट वेक्टर। अब अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लें इस साइड पे, तो a का भी मैग्नीट्यूड, b का यहाँ इसका मैग्नीट्यूड और इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और यह हमें पता है कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है, यहाँ ये वैल्यू, और इसका मैग्नीट्यूड a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड आ जाएगा साथ साइन थीटा। तो यहाँ से अगर हम साइन थीटा, या आप ये वाला फार्मूला लिख लें या फिर यहाँ से यहाँ तक इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें कि a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है, a के मैग्नीट्यूड के, b के मैग्नीट्यूड के और साथ साइन थीटा आता है। तो यहाँ से साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी, और ये a क्रॉस b होल मैग्नीट्यूड फिर a का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय b का मैग्नीट्यूड। तो ये फार्मूला हमने यूज़ करना है। अब इसके लिए हमें a क्रॉस b चाहिए और फिर उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड a का अलग चाहिए, b का अलग चाहिए, तो फिर हम ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे a क्रॉस b इस फार्मूला को यूज़ करते हुए a क्रॉस b, अब यानी कि यहाँ पे हमने साइन थीटा फाइंड करना है, तो हमने ये फार्मूला यूज़ करना है। a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, वेक्टर का साइन ऊपर लगा सकते हैं या फिर नीचे भी लगा सकते हैं, तो a मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड ऑफ b, ये तमाम वैल्यूज हमें चाहिए, तब हम इसके दरमियान साइन फाइंड कर सकते हैं। तो पहले a क्रॉस b फाइंड करेंगे। यहाँ पे मैंने i j के ऊपर लिखा, फिर वेक्टर a और वेक्टर b लिख लिया, यहाँ माइनस यहाँ पे प्लस आ जाएगा। 2 -4 और 3 था, और वेक्टर b क्या है 1 -3 और 4 है। तो यहाँ पे i यूनिट वेक्टर लिखेंगे, i वाली रो और कॉलम छोड़ के बाकी का मॉड लेंगे, -16 और +9। फिर इसी तरह j और k के लिए लिखेंगे, तो यहाँ पे a क्रॉस b आ जाएगा -7i -5j -2k, क्योंकि अब हमें क्या चाहिए, इसका मॉड चाहिए। तो मॉड इस तरह से लेते हैं जैसे ये वैल्यू है x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर। तो यहाँ पे x के साथ क्या है -7 का स्क्वायर, फिर प्लस -5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो 7 स्क्वायर 49, ये 25 और 4, तो आंसर यहाँ पे 78 आ जाएगा। अब हम a का अलग मैग्नीट्यूड, अब हम a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे और फिर इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट मैंने यहाँ पे a लिखा, इसका मैग्नीट्यूड देखें, वेक्टर a दिया गया था, x के साथ 2 था, j के साथ -4 था और यहाँ पे k था, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे। 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 स्क्वायर 16 और 3 स्क्वायर 9, तो 29। इसी तरह b का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा। वेक्टर b गिवन है, उसका जस्ट मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिया है। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे, साइन थीटा a क्रॉस b, इसका मैग्नीट्यूड 78 आया था, a का मैग्नीट्यूड 27 और ये 76। तो आगे इसको सिंप्लीफाई नहीं करना, जस्ट यहाँ तक ये इसका आंसर होगा। इसके बाद पार्ट नंबर 2 भी बिल्कुल सेम इसी तरह है, इसमें a और b गिवन है। पहले हम a क्रॉस b फाइंड करेंगे, पहली रो को एक्सपेंड कर लेंगे। a वेक्टर पहले तो लिखेंगे 4 -3 2, और ये क्या है 3 -7 और 5 है। तो पहली रो को एक्सपेंड करेंगे, यहाँ पे i वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, -15 और -14 आएगा, लेकिन मॉड वाला माइनस तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। फिर -j वाली रो और कॉलम छोड़ेंगे, 5 4 20, 3 2 6, k वाली रो और कॉलम छोड़ेंगे, -28 और 3 3 9। तो ये -i यानी कि -1 आएगा, जो कि i से मल्टीप्लाई होकर -i आ जाएगा। 20 -6 14 आ जाएगा, यानी कि ये माइनस है ना, इस वजह से -14g आ जाएगा। -19, तो यहाँ पे -19 ये आ गया a क्रॉस b। अब हमने इसका फाइंड करना है नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे सबसे पहले a क्रॉस b, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे। a के साथ -1 था, b फिर j था, j के साथ -14 और फिर k के साथ -19 था। तो 1 का स्क्वायर 1, 14 का स्क्वायर 196 और 19 का स्क्वायर आता है 361। ऐड करने से ये वैल्यू आती है। अगर इस तरह से इसके फैक्टर्स बना लें, क्योंकि बुक में जो आंसर है वो इसको इस फॉर्म में लिखा गया, तो इसको ये लिख सकते हैं 3√62।
2, या फिर ये भी लिख दें तब भी ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालेंगे, ए वेक्टर दिया गया है उसका मैग्नीट्यूड 29 आ जाएगा। फिर वेक्टर बी जो गिवन था उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, उसका आंसर 83 आ जाएगा। साइन फाइंड करना था, साइन थीटा, अगर थीटा एंगल निकालना होता तो थीटा को हम इधर रखते उधर जाता, साइन ये इनवर्स बन जाता, लेकिन जस्ट साइन का आ गया था तो साइन थीटा तक ही हमने फाइंड करना है। अब ये वैल्यू यहाँ पे 3√62 और ए मैग्नीट्यूड 29 और बी मैग्नीट्यूड, ये इन वैल्यूज को पुट कर देंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इसके बाद है डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन 4 में क्या कहा गया है, इसकी स्टेटमेंट को समझना है, क्योंकि इसकी स्टेटमेंट के अंदर ही बताया गया है कि अब हमने इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है। फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5, एक वेक्टर जो हमने फाइंड करना है उसका मैग्नीट्यूड 5 है, और वो वेक्टर जो हमने फाइंड करना है वो परपेंडिकुलर है बोथ वेक्टर्स पे, ए और बी पर। अब मैंने यहाँ पे जो कंडीशन क्वेश्चन के अंदर बताई गई है समझाने के लिए पहले इसको लिखा, फिर हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए अब ये कहा गया है कि एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 5 है और वो वेक्टर ए पर परपेंडिकुलर है और बी पर भी, वो वेक्टर हमें नहीं पता, वो हमने फाइंड करना है। तो मैंने लेट कर लिया कि वो वेक्टर वी है, वो ए पर भी परपेंडिकुलर है और बी पर भी परपेंडिकुलर है और उसका मैग्नीट्यूड कितना है 5 है। ये क्वेश्चन के अंदर सारी कंडीशंस गिवन थी। अब इससे पहले जैसे कि हम ये कर चुके हैं, पीछे अभी हमने किया है लास्ट प्रीवियस अभी क्वेश्चन में, ए क्रॉस बी, अगर ये हमने पढ़ा था ना ए क्रॉस बी ए पर भी परपेंडिकुलर था तो बी पर भी परपेंडिकुलर हो, तो इसका मतलब क्या होता है कि ए क्रॉस बी का ए के साथ भी डॉट 0 होता है, ए क्रॉस बी का बी के साथ भी डॉट 0 हो, तो हम कहते हैं कि ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है इस पे, इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि वी और देखें ए क्रॉस बी भी ए पर परपेंडिकुलर है, बी पर भी, वी भी ए पर परपेंडिकुलर है और बी पर भी, तो वी ये भी ये ए क्रॉस बी ए पर ही परपेंडिकुलर होता है, बी पर भी परपेंडिकुलर होता है, वी भी ए और बी पर परपेंडिकुलर है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल हैं। पैरेलल है तो पैरेलल की कंडीशन क्या होती है कि इसका यूनिट वेक्टर और ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर एक दूसरे के इक्वल होता है। तो ये वो कंडीशन है जो आपने याद रखनी है, क्योंकि वी वेक्टर जो हमने लेट किया है वो ए और बी पर परपेंडिकुलर है और ए क्रॉस बी जो होता है ये ए और बी दोनों पर परपेंडिकुलर होता है। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया भी है, क्योंकि वी बी और ए बी ये ए क्रॉस बी भी इसी ए और बी पर परपेंडिकुलर है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है वी ये इस ए क्रॉस बी के पैरेलल है, दोनों ही सेम है, एक दूसरे के पैरेलल है, तो इसका यूनिट वेक्टर और इस ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर भी एक दूसरे के इक्वल होगा। ये क्वेश्चन के अंदर कंडीशन प्रूव करनी। अब यहाँ पे मैंने समझाने के लिए ये एक वेक्टर ए ले लिया कि दोनों पैरेलल कैसे हैं, ये कैसे आता है। ये वेक्टर ए ले लिया है, ये वेक्टर बी ले लिया है। मैंने ये कहा है कि ए क्रॉस बी जो है वो ए और बी पर क्या है, ये जिस तरह परपेंडिकुलर है, तो वी एक और वेक्टर है वो भी इस ए क्रॉस बी पर परपेंडिकुलर है। फिर ये वी, तो वी और ये ए क्रॉस बी जो है ये एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। अगर ये पैरेलल हैं तो फिर इनके यूनिट वेक्टर्स भी इक्वल हैं। तो ये कंडीशन है क्वेश्चन के अंदर। अब इसको सोल्व करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ए और बी वेक्टर्स दिए गए थे, सबसे पहले तो हमने ए क्रॉस बी फाइंड करना है। वेक्टर ए लिखेंगे, वेक्टर बी लिखेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस और प्लस, पहली रो को एक्सपेंड करेंगे, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 8i यहाँ माइनस और ये वाला माइनस, प्लस 37 और प्लस 10 के, ये आ गया। अब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ले लेंगे, क्योंकि यूनिट वेक्टर क्या होता है, अगर मैं v का डिफाइन करूं तो वेक्टर v ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, तो इस वजह से यहाँ पे हम इसका मैग्नीट्यूड a क्रॉस b का यूनिट वेक्टर क्या होगा, a क्रॉस b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। तो ये कंडीशन क्वेश्चन के अंदर बेसिकली हम करने जा रहे हैं। तो यूनिट वेक्टर हमें पता है, a क्रॉस b का अगर यूनिट वेक्टर हम देखें, a क्रॉस b का यूनिट वेक्टर, तो ये किसके इक्वल होगा, वेक्टर a क्रॉस b के डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो a क्रॉस b तो हमने निकाल लिया, अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। यहाँ पे 8 का स्क्वायर, फिर 37 और फिर 10 का स्क्वायर 64, ये 13 69 और 10 का स्क्वायर 100, तो 1533 आ गया ये इसका। क्योंकि अब वेक्टर v हमने ये कहा है कि वेक्टर v किसके इक्वल है, a क्रॉस b यूनिट वेक्टर के। वेक्टर v क्या होगा, ये यूनिट वेक्टर, वेक्टर v ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, ये क्या होगा, यूनिट वेक्टर का फार्मूला अप्लाई किया, a क्रॉस b ओवर a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। अब v का, इस वेक्टर v का मैग्नीट्यूड क्वेश्चन के अंदर बताया गया था कि ये 5 है, इसकी जगह पे 5 लिख लेंगे, और इसका मैग्नीट्यूड हमने फाइंड किया है जिसका आंसर 1533 आया। क्योंकि हमने वो वेक्टर v फाइंड करना था तो हमें यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी वेक्टर v को इधर ही लिख लेंगे हम, जस्ट इस 5 को उधर ले जाएंगे, क्योंकि ये डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई, ये ऊपर इसके साथ आ जाएगा और यहाँ पे आंसर आ जाएगा। यहाँ तक ठीक है, या फिर 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तब भी आंसर ठीक होगा।
ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी 4 का सेकंड पार्ट। 4 का हमने फर्स्ट पार्ट किया है, इसके बाद 4 का पार्ट नंबर 2 है। एक्सप्रेस द वेक्टर 5i + 2j - 3k एज अ सम ऑफ टू वेक्टर्स। ये जो वेक्टर दिया गया है इसको एक्सप्रेस करें दो वेक्टर्स के सम में, जो क्या है, विच इज पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर। वो दो वेक्टर्स जो हैं वो इस वेक्टर के पैरेलल भी हैं और परपेंडिकुलर भी हैं। अब क्वेश्चन के अंदर हम देखते हैं ए और बी, ये दो वेक्टर्स दिए गए हैं, ए ये दिया गया है, बी ये दिया गया है। अब पहली कंडीशन क्या है, इसमें क्वेश्चन की पहले कंडीशन को समझना जरूरी है कि ये जो वेक्टर गिवन है ना, ये दो वेक्टर्स का सम है। तो मैंने इसको दो वेक्टर्स का सम ले लिया, एक्स और वाई का सम है। पहली कंडीशन ये थी। सेकंड कंडीशन ये है कि ये पैरेलल भी है, परपेंडिकुलर भी है और पैरेलल भी है। तो पहले तो हमने ये कहा कि ये जो वेक्टर है ना, ये दो वेक्टर्स के सम के इक्वल है। लेट्स सपोज कि वो एक्स और वाई के ही इक्वल है। अब यहाँ पे वेक्टर ए जो गिवन था इसकी वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे x + y। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि ये वेक्टर क्या है, एज अ सम ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के सम के इक्वल है, जिसमें से एक क्या है, एक ये दो जो सम बनेंगे ना, एक जो है वो इस b के पैरेलल है, यानी कि x पैरेलल है b के, नहीं बल्कि हम पहले परपेंडिकुलर कह रहे हैं, पहले परपेंडिकुलर की कंडीशन है, x परपेंडिकुलर है, यहाँ परपेंडिकुलर है। जो सेकंड है ये दो वेक्टर्स का सम है, तो जो सेकंड है वो इस वेक्टर b के पैरेलल है। तो बेसिकली ये क्वेश्चंस के अंदर दो कंडीशंस बताई गई हैं। तो हमने पहले तो a को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। ए क्या है, सम ऑफ टू वेक्टर्स है, x + y है। फिर क्वेश्चन के अंदर ये कंडीशन है कि ये जो दो वेक्टर्स है ना, इनमें से वन ऑफ विच इज पैरेलल टू अदर, पैरेलल एंड इज अदर परपेंडिकुलर, यानी कि इनमें से एक जो है, बल्कि पहले पैरेलल पहले है, पहले मैं सही लिख रही थी, x जो पहला है वो पैरेलल है इस b के, क्योंकि सेकंड को हमने b का नाम दे दिया। फिर y है वो परपेंडिकुलर है इस b के। जब इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे तो ये कहा गया है कि जो पहला है वो पैरेलल है इसके, और दूसरा पार्ट है इसका, दो सम है ना, दो सम के इक्वल, तो दूसरा इस b के परपेंडिकुलर है। अब इन दोनों कंडीशंस को लेते हुए हमने यहाँ से x और y फाइंड करना है, ये हमारा क्वेश्चन का मेन काम है। अब यहाँ पे हमने पहले इसको a माना और इसके दो पार्ट्स कर लिए x और y। अब a की वैल्यू पुट कर दी। फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि ये दो जो सम बनेंगे ना, पहला जो है वो परपेंडिकुलर पैरेलल है इसके, तो x पैरेलल है b के। पैरेलल की कंडीशन क्या होती है कि यहाँ पे एक लैम्डा हम साथ इसके साथ लिख सकते हैं, सो x = लैम्डा टाइम ऑफ b आ जाएगा। x इसी तरह लैम्डा और b वेक्टर ये था, ये लिख लेंगे, लैम्डा को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 लैम्डा i - लैम्डा j + 3 लैम्डा k आ जाएगा। अब यहाँ से अगर यहाँ से, क्योंकि x और y हमने फाइंड करना है, अगर यहाँ से मैं y की इक्वेशन भी पहले बना लूँ, ये तो x की आ गई ना, अब y की इक्वेशन अगर हम बनाएं तो y क्या हो जाएगा, यहाँ से a - x हो जाएगा, x उधर चला जाएगा। फिर सेकंड कंडीशन को देखेंगे, पहले यहाँ से y की इक्वेशन भी बना लेते हैं। तो a की वैल्यू पुट कर देंगे, x जो हम निकाल चुके हैं यहाँ पे पुट कर देंगे। अब यहाँ इसको i वाली वैल्यूज को इकट्ठा कर लेंगे, j और k वाली, तो 5 - 2 हो जाएगा। अगर j में देखें तो 2 - लैम्डा, 2 माइनस और ये माइनस प्लस लैम्डा, यहाँ पे जस्ट लैम्डा है। फिर इसके बाद k वाली वैल्यू अगर हम देखें तो -3 और ये प्लस माइनस -3 लैम्डा और साथ k आ जाएगा। ये x और y जो हमने फाइंड करने हैं। अब हम सेकंड कंडीशन को देखते हैं। हमने ये कहा था क्वेश्चन के अंदर कि a एक वेक्टर है जो इन दो वेक्टर्स के सम के इक्वल है। b वेक्टर भी गिवन था, ये इसका जो पहला पार्ट है ये पैरेलल है उस वेक्टर b के, और जो दूसरा पार्ट है y ये परपेंडिकुलर है इसी वेक्टर b। अब हम सेकंड कंडीशन परपेंडिकुलर वाली देखेंगे। सेकंड कंडीशन y परपेंडिकुलर है b के, अगर y परपेंडिकुलर है b के तो y का b के साथ डॉट क्या होगा, 0 होगा। ये हम इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में कर चुके हैं, डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। अब यहाँ पे वेक्टर y, ये हम y निकाल चुके हैं, इसको लिखेंगे, इसका डॉट किसके साथ लेंगे, वेक्टर b के साथ, और वेक्टर b कौन सा था, वो ये वाला है, ये वाला जिसको मैंने यहाँ लिखा है। अब इसके साथ इसका डॉट लेंगे, यहाँ पे इसको लिख लेंगे, i का डॉट i के साथ, j का j के साथ और k का k के साथ। 5 - 2 लैम्डा और यहाँ पे क्या है 2, तो 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 2 = 10 और -4 लैम्डा। फिर j के साथ करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस है ना j के साथ, तो -2 - लैम्डा आ जाएगा। फिर k के साथ तो माइनस और यहाँ पे प्लस है तो -9 आ जाएगा, और माइनस प्लस माइनस -3 = 9 लैम्डा। यहाँ से अब हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। लैम्डा की वैल्यू को यहाँ पे x और y में पुट कर देंगे तो हमारे ये जो वेक्टर्स x और y थे ये दोनों आ जाएंगे।
तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू आ जाएगी -1/14। तो पहले मैंने इसको x में पुट किया, x फैक्टर ये था, यहाँ पे लेमडा की जगह -1/14 -1/14 और यहाँ पे भी -1/14। तो x फैक्टर ये आपके सामने है, यहाँ पे 2 7s are 14 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -3/14 आ जाएगा। y वेक्टर लिखेंगे, अब यहाँ पे लेमडा की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे लेमडा -1/14, यहाँ पे लेमडा -1/14, i j k तीनों में पुट कर दिए, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 7s are 14, यहाँ पे 1/7 आ गया, 2 - 1/14 और -3 माइनस माइनस प्लस 3/14। अब एलसीएम लेंगे हम, यहाँ पे एलसीएम 7 आएगा, यहाँ पे 1 है, 7 3s are 35 प्लस 1 तो ये 36/7 आ जाएगा। यहाँ पे 14 2s are 28 -1 तो 27/14। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 14 3s are -42 प्लस 3 तो -39/14। ये इसका x और y जो दो वेक्टर्स हमने फाइंड करने थे उसका आंसर आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे तो बुक में ये वाला दिया गया है, लेकिन सम टाइम पेपर में जस्ट इतना होता है, प्रूव द लैग्रांज आइडेंटिटी। तो नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे अगर पेपर में ये जस्ट इतना कहा जाए कि प्रूव द लैग्रांज आइडेंटिटी, तो ये आइडेंटिटी आपने खुद याद रखनी है, गिवन हो तो बेस्ट है, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जस्ट इतना भी लिख दिया जाता है कि प्रूव द लैग्रांज आइडेंटिटी, तो ये आइडेंटिटी भी याद करनी है और इसका प्रूफ भी आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। अब यहाँ पे ये आइडेंटिटी गिवन है, a क्रॉस b इसका मैग्नीट्यूड है, इसका स्क्वायर है, मैग्नीट्यूड ऑफ a इसका स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर माइनस a डॉट b का स्क्वायर। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे, राइट साइड को भी ले सकते हैं, दोनों से ही प्रूव हो जाता है। तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, तो लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे, a क्रॉस b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। अब यहाँ पे आपको पता है फार्मूला भी हमें पता है कि अगर a क्रॉस b मैग्नीट्यूड हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ a, अभी हमने क्वेश्चन 4 में भी किया था, मैग्नीट्यूड ऑफ b क्वेश्चन 4 में नहीं क्वेश्चन 3 में हमने किया है इसको, साइन जब भी हमने फाइंड किया था, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b और साथ साइन थीटा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे हम स्क्वायर लेंगे, यहाँ पे मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, इसका स्क्वायर लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ये वैल्यू इसी तरह, ये सारी इसी तरह, हमें पता है फंडामेंटल आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। अगर हम यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो कोस दूसरी साइड पे चला जाएगा, प्लस था इधर आके -1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इस a मैग्नीट्यूड स्क्वायर b मैग्नीट्यूड स्क्वायर को 1 के साथ भी और कोस स्क्वायर के साथ भी मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पे जब कोस स्क्वायर थीटा से करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर और साथ कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे इस वैल्यू को तो इसी तरह इसको हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b कोस थीटा का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्यों लिखा है, क्योंकि देखें जैसा कि आपको पता है अगर क्रॉस हो तो यहाँ पे साइन आता है, इसी तरह अगर हम a डॉट b को डिफाइन करें ना दो वेक्टर्स के दरमियान, प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने किया भी है, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b और यहाँ पे कोस थीटा आता है, जिस तरह क्रॉस में साइन आता है डॉट में यहाँ पे कोस आता है, तो यहाँ पे a और b और साथ कोस है, तो मतलब a डॉट b, ये a डॉट b का फार्मूला यहाँ पे स्क्वायर है तो इसके साथ हम स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यही इसकी राइट हैंड साइड है, यहाँ पे ये प्रूव हो गया है, सो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड की। तो यहाँ से इस तरह से ये प्रूव हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है, इसमें ये कहा गया है फॉर द वेक्टर्स a और b और c, तीन वेक्टर्स दिए गए हैं। अब वेक्टर्स d, एक वेक्टर d फाइंड करना है, फाइंड द वेक्टर d जो क्या है, पैरेलल है a के b के, a और b के पैरेलल है। तो हमें पता है, सॉरी पैरेलल नहीं परपेंडिकुलर है, यानी कि वेक्टर d है वो a पर परपेंडिकुलर है और b पर भी परपेंडिकुलर है। अगर वो a पर परपेंडिकुलर है d, तो इसका मतलब है d का a के साथ डॉट 0 है, d का b के साथ भी डॉट 0 है, एक कंडीशन ये हो गई। इसके बाद ये कहा गया है आल्सो c का d के साथ डॉट लें तो वो 1 है, ये कहा गया है। तो d बेसिकली हमारा मेन काम है यहाँ पे फाइंड करना। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्वेश्चंस में जो डाटा जैसे जैसे गिवन था वो लिखा है। d फाइंड करना है, d a पर परपेंडिकुलर है, d b पर भी परपेंडिकुलर है। अगर a पर परपेंडिकुलर है तो उसका a के साथ डॉट 0 है, b पर परपेंडिकुलर है तो b पर भी डॉट 0 है, और ये कंडीशन दी गई है c का d के साथ डॉट लें तो 1 है। अब d हमें नहीं पता तो सबसे पहले हमने वेक्टर d लेट कर लेना है। d क्या है, a i प्लस b j प्लस c के,
तो मैंने यहाँ पे ये डी को लेट कर लिया। अब पहली कंडीशन के डी ए पर परपेंडिकुलर था तो डी का ए के साथ डॉट ले लेंगे, ये डी वेक्टर लिखेंगे और ए वेक्टर जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है, क्या गिवन है, आई माइनस टू जे। यहाँ पे मैंने इसको लिख लिया आई माइनस टू जे, दोनों का डॉट लेंगे, आई का आई के साथ आई डॉट आई 1 हो जाएगा, ए आ जाएगा माइनस टू बी जे डॉट जे 1 और के तो है ही नहीं वो 0 हो जाएगा। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। अब क्योंकि डी के अंदर क्या आ रहा है ए बी सी, तो हमने यहाँ इक्वेशंस बनाने के बाद इनसे ए बी सी फाइंड करना है, तो ये हमारा वेक्टर डी आ जाएगा। दूसरी कंडीशन ये थी कि डी बी पर भी परपेंडिकुलर है, वेक्टर डी और वेक्टर बी। यहाँ पे जो बी क्वेश्चन के अंदर गिवन था 2i प्लस के, इसको लिख लेंगे और इसका आप डॉट लेंगे बी डी के साथ, तो यहाँ पे आई 2a आ जाएगा, इसमें जे नहीं है 0 हो जाएगा। फिर सी इसमें देखें तो यहाँ पे के इसके साथ के डॉट के 1 और सी, ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। तीसरी कंडीशन ये थी कि सी का डी के साथ डॉट 1 है, तो पहले सी लिख लेंगे और फिर डी वेक्टर, सी क्वेश्चन के अंदर गिवन है ये 1 के इक्वल है। अब इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, यहाँ पे जे देखें 3b आ जाएगा और इसके बाद के, ए तो इसमें है ही नहीं वो 0 हो जाएगा, तो 2c आ जाएगा। ये 3 इक्वेशंस आ गई, तीनों इक्वेशन से हमारा काम है यहाँ पे 1, 2 और 3 से ए बी सी फाइंड करना। अगर मैं पहले इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सोल्व करूँ तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे अगर मैं 2a बना लूँ तो माइनस करने से कैंसिल आउट और हमें एक वैल्यू मिल जाएगी। अब हमने क्या करना है, पहले किस किस को सोल्व कर लेना है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को। देखिए अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये इक्वेशन है ना, इक्वेशन मैं बल्कि यहाँ लिख के बता देती हूँ। इक्वेशन 1 क्या है, a माइनस 2b इज इक्वल टू 0, और अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 लिखूँ तो ये क्या है 2a प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a के साथ क्या है 2, तो हमने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे a का कोफिशिएंट 1 है, इसको 1 से करें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसने सेम ही रहना। जस्ट हमने इस पहली इक्वेशन को 2 से, मैंने फर्स्ट इक्वेशन के साथ 2 लिखा, सेकंड इक्वेशन को सेम लिख लिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट 2 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a हो जाएगा, 4b हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई, और इक्वेशन नंबर 2 इसी तरह माइनस करेंगे, या माइनस आ जाएगा और ये माइनस कैंसिल आउट, माइनस 4b माइनस सी, माइनस कॉमन ले लेंगे 4b प्लस सी, तो एक और इक्वेशन बन गई 4b प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसको मैंने नाम दे दिया ये -1, यानी कि उधर 0 के साथ जाके डिवाइड होगा, 0 हो जाएगा। 4b प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन नंबर 3 और ये एक नई इक्वेशन आ गई 4। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 4 को इसी तरह मैंने लिखा, इक्वेशन नंबर 3 ये थी, ये इक्वेशन नंबर 3 और 4 को अब हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो ये वाली बल्कि 4 है और ये 3 इक्वेशन है, ये वाली 4 थी। अब यहाँ पे इसको भी सेम बनाने के लिए इसके कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे इक्वेशन जो 4 है इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि यहाँ पे 2c बन जाए और हम इसको सिंप्लीफाई कर सकें इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने इक्वेशन नंबर जो 4 थी इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 8b हो गया और 2c इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन बिल्कुल सेम इसी तरह ही लिख लेंगे हम इसको। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्योंकि c वाली वैल्यू ले रहे हैं ना, c के साथ 2 था, 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे c के साथ 1 है तो 1 से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ना, इससे सेम ही रहना है, मल्टीप्लाई नहीं करना हमने। सी की हमने वैल्यू सेम यहाँ पे की हैं, तो सी में यहाँ 2 था इस वजह से 2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे 1 था तो ज़रूरत ही नहीं है, ये आ गया। अब यहाँ पे माइनस करेंगे, माइनस ये कट जाएगा, 8 माइनस 3 5b और यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 था। देखें इक्वेशन नंबर 3 अगर मैं दिखाऊँ तो क्या थी, 3b प्लस 2c इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 3b प्लस 2c 1 के इक्वल है, तो साइन चेंज होंगे, ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा। सो 8 माइनस 3 5b इज इक्वल टू -1, b की वैल्यू -1/5 आ जाएगी। अब यहाँ पे वैल्यू रह गई है a और c की, b तो हमने फाइंड कर लिया है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, मैं अगर यहाँ से दिखाऊँ तो a माइनस 2b थी, ये मैंने यहाँ पे लिख भी लिया। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 को लिखा है, यहाँ पे इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, b प्लस हो जाएगा 2b, यहाँ b की वैल्यू पुट कर देंगे, a की वैल्यू -2/5 आ जाएगी। अब इस a की वैल्यू को कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 2a प्लस c इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हम c फाइंड करेंगे, -2a हो जाएगा, a की वैल्यू पुट कर देंगे c 4/5। a b और c तीनों वैल्यूज को अब d में पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो d वेक्टर है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। d क्या हमने लेट किया था, a i प्लस b j प्लस c के, a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये वेक्टर d आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका पहले फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द वेक्टर बी। वेक्टर बी फाइंड करें सच डैट a क्रॉस b इज इक्वल टू c, a डॉट b इज इक्वल टू 3। अब ये दो कंडीशंस दी गई हैं, a और c वेक्टर भी दिया गया। इन दोनों कंडीशंस को यूज करते हुए हमने क्या फाइंड करना है, वेक्टर b। हमें वेक्टर b नहीं पता, सबसे पहले हम b लेट कर लेंगे, x i प्लस वाई जे प्लस सी के, a i प्लस b जे प्लस सी के भी लेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे x y और z फॉर्म में लेट कर लिए। पहली कंडीशन को देखेंगे, फिर दूसरी कंडीशंस को दोनों से इक्वेशंस बनाएंगे और वहां से हम x y z फाइंड कर लेंगे। पहली कंडीशन ये दी गई है कि a क्रॉस b किसके इक्वल है, c के, तो मैंने यहाँ पे a और b, ये वेक्टर a गिवन है और वेक्टर b ये लेट किया हुआ है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया।
आई जे के लिखेंगे, वेक्टर ए क्या था 1 माइनस 2j प्लस 3k, 1 माइनस 2 और 3 आ जाएगा, और वेक्टर बी एक्स वाई जी किसके इक्वल है सी के, सी वेक्टर क्वेश्चन के अंदर गिवन है आई प्लस जे माइनस के, ये लिख लेंगे। अब यहाँ पे इसका हम डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे यानी कि मॉड, तो प्लस माइनस प्लस पहली रो को एक्सपेंड करेंगे, आई वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, बाकी यहाँ पे माइनस 2z और माइनस 3y आ जाएगा, फिर माइनस जे वाली रो और कॉलम छोड़ेंगे, यहाँ पे z माइनस 3x आ जाएगा, बाकी का मॉड प्लस k लिखेंगे, k वाली रो और कॉलम छोड़ेंगे, y माइनस, तो ये मॉड वाला माइनस प्लस 2x, और यहाँ पे सी वेक्टर इसी तरह। अब यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के साथ, तो 3 इक्वेशंस बन जाएंगी। पहली इक्वेशन माइनस 2z माइनस 3y किसके इक्वल है, यहाँ पे 1 के इक्वल है, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। फिर ये बाहर माइनस था तो माइनस z माइनस 3x किसके इक्वल है, जे के साथ 1 है, ये 1 के इक्वल होगा। यहाँ से मैंने z की वैल्यू निकाली पहले, तो बल्कि हमने माइनस को इधर शिफ्ट किया, माइनस 1 इधर आ गया, 1 के साथ माइनस आ गया। z की वैल्यू हम निकाल सकते हैं -1, ये माइनस से दूसरी साइड पे प्लस x, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। अब फिर y प्लस 2x किसके इक्वल होगा, -1 के, तो यहाँ से y की वैल्यू इजीली हम निकाल सकते हैं, -1 ये माइनस 2x हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब क्वेश्चन की दूसरी कंडीशन क्या थी, पहली कंडीशन से तो 3 इक्वेशन बन गई, दूसरी ये थी कि a और b का डॉट लें तो वो 3 है, a ये है और b हमने लेट किया हुआ है। अब हमने दोनों का डॉट लेना है जो किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। पहले मैंने वेक्टर a लिख लिया, फिर b लिख लिया, दोनों का डॉट 3 के, i का i के साथ डॉट 1 हो जाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस 2y आ जाएगा प्लस 3z इज इक्वल टू 3। ये एक, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन का, 4 का भी नाम दे सकते हैं, कैपिटल 1 का नाम दे दिया। अब यहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर 2 में z की वैल्यू निकाली हुई है और इक्वेशन नंबर 3 में y की, z और y की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, वो x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो z आ जाएगा, x यहाँ पे पुट करेंगे तो y भी आ जाएगा, तो फिर हम b फाइंड कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 जो थी वो ये है x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में थी और z की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 वाली यहाँ पे पुट कर देंगे, अब माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन आसान सी है, x का आंसर 2/7 आ गया। y फाइंड करने के लिए अब इसको y में पुट कर देंगे, यहाँ पे 2/7 आ जाएगा, -4 एलसीएम लेंगे -7, तो -11/7 y आ गया। z में पुट करेंगे, z क्या था -1 प्लस 3x, ये इक्वेशन नंबर 2 थी, यहाँ पे x 2/7 एलसीएम लेंगे -7 और 3 2 are 6, तो -1/6। वेक्टर b हमने लेट किया था xi प्लस वाई जे प्लस z के, x y और z की तीनों वैल्यूज़ को, x y z की तीनों वैल्यूज़ को यहाँ पे जब पुट करेंगे तो वेक्टर b आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन 6 का पार्ट नंबर 2, इफ a क्रॉस b इज इक्वल टू c क्रॉस d, ये गिवन है a क्रॉस c इक्वल है b क्रॉस d के, शो डैट क्या प्रूव करना है कि a माइनस डी पैरेलल है b माइनस c के, वेयर a d के इक्वल नहीं है और b c के इक्वल नहीं है। अब यहाँ पे दो कंडीशंस हम पहले पढ़ते आए हैं, हमें पता है a का b के साथ क्रॉस अगर 0 आ जाए तो हम कहते हैं कि दो वेक्टर्स क्या हैं, पैरेलल, डॉट 0 आ जाए तो फिर हम कहते हैं कि परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पे ये कहा गया है कि ये पैरेलल हैं तो हमें दोनों का क्या लेना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट, जो किसके इक्वल होगा, 0 के होगा, a माइनस डी और दूसरा क्या है यहाँ पे b माइनस सी। तो हम क्या ये कहेंगे कि पैरेलल तब होंगे ना, ये कहा गया है कि ये पैरेलल हैं तो अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0, जैसे मैंने यहाँ ऊपर ये कंडीशन बताई है, a क्रॉस b अगर 0 हो तो दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं, उनका डॉट 0 हो तो फिर परपेंडिकुलर होते हैं। अब ये दोनों पैरेलल हैं तो दोनों का क्रॉस किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। अब यहाँ पे गिवन क्या है, इस कंडीशन गिवन को लेंगे, सबसे पहले जो दो कंडीशंस गिवन है, a क्रॉस b इज इक्वल टू सी क्रॉस डी, इसको ले लेंगे, a क्रॉस c इज इक्वल टू b क्रॉस d, इसको ले लेंगे। अभी ये वाली वैल्यू आपने नहीं देखनी, नेक्स्ट इसको कन्वर्ट हम बाद में करेंगे। तो ये कहा गया था कि a माइनस डी और b माइनस सी एक दूसरे के पैरेलल हैं तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, 0 के। अब इस लेफ्ट हैंड साइड को लेके प्रूव करेंगे कि इसका आंसर 0 है, तो यहाँ पे मैंने इस लेफ्ट हैंड साइड को लिख लिया। अब यहाँ पे a का क्रॉस इसके साथ पहले लेंगे b माइनस सी के साथ, फिर ये माइनस डी इसका क्रॉस b माइनस सी के साथ, इसी तरह इसको ओपन मल्टीप्लाई करेंगे ना, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, ओपन कर दिया हमने इसको, a आ गया क्रॉस b माइनस सी माइनस डी का क्रॉस b माइनस सी। अब a का क्रॉस b के साथ आ जाएगा, फिर ये वाला माइनस a का क्रॉस c के साथ, फिर यहाँ पे माइनस डी क्रॉस b आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, d क्रॉस c आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट करनी है, मैं इन दो पहले दो को चेंज करूंगी, अगली दोनों सेम रखूंगी। अब a क्रॉस b
तो क्वेश्चन के अंदर जो कंडीशन दी गई थी इसका अब यहाँ पे इस्तेमाल हमने करना है। ए क्रॉस बी किसके इक्वल है, सी क्रॉस डी के। अब अगर मैं इस साइड पे दिखाऊं तो ये डी क्रॉस सी है, तो इस ए क्रॉस बी को भी, यहाँ सी क्रॉस डी था, डी क्रॉस सी में चेंज करेंगे हम। तो अगर डी पहले सी बाद में, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। क्वेश्चन 1 वाली प्रॉपर्टी जो मैंने स्टार्ट में बताई थी। ए क्रॉस सी किसके इक्वल है, बी क्रॉस डी के। अगर डी को पहले बी को बाद में लिखें तो ये माइनस के साथ आ जाएगा। इसमें ए क्रॉस बी किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस डी क्रॉस सी के। ये माइनस ए क्रॉस सी, अगर यहाँ पे डी क्रॉस बी था ना, इस वजह से इसको भी डी क्रॉस बी में चेंज किया, तो ये वाला माइनस और ये माइनस प्लस डी क्रॉस बी, ये दो वैल्यूज इसी तरह लिख लेंगे। तो ये डी क्रॉस सी प्लस माइनस कैंसिल आउट, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट। सो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। और प्रूव हो गया है कि ए माइनस डी जो है वो पैरेलल है बी माइनस सी, क्योंकि दोनों का क्रॉस हमने दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो वो 0 के इक्वल आ गया। तो ये प्रूव हो गया है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन 7 का पहले फर्स्ट पार्ट है, फॉर नॉन जीरो वेक्टर ए इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी। नॉन जीरो वेक्टर है ए, तो उसके लिए क्या प्रूव करना है, ए डॉट बी ए डॉट सी के इक्वल हो। एंड अगर ए क्रॉस बी क्रॉस सी के इक्वल है, तब क्या होगा, शो डैट बी इज इक्वल टू सी। इस कंडीशन के लिए हमने प्रूफ क्या करना है कि बी किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। तो यहाँ पे इसका प्रूफ 2 मेथड से किया हुआ, मैं सेकंड मेथड से करवा रही हूँ, ये थोड़ा आसान है। अब देखें बच्चों, यहाँ पे पहली कंडीशन क्या थी कि ए डॉट बी किसके इक्वल है, बी डॉट सी के इक्वल है, ये गिवन था। तो फिर हमने प्रूफ क्या करना था, बी किसके इक्वल है, सी के इक्वल है, ये प्रूफ करना है। पहले फर्स्ट कंडीशन को, फिर सेकंड से भी यही प्रूव करेंगे। तो ये इसको इस साइड पे ले आएंगे, माइनस ए डॉट सी, इसमें से ए कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या आ जाएगा, बी माइनस सी। गिवन क्या था कि ए नॉन जीरो है, सो ए तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, लेकिन बी माइनस सी सेकंड वाली वैल्यू तो 0 के इक्वल होगी, तो फिर बी किसके इक्वल आ जाएगा, सी के। अब क्वेश्चन के अंदर जो दूसरी कंडीशन थी वो क्या दी गई थी, दूसरी कंडीशन ये थी कि ए क्रॉस बी इक्वल है ए क्रॉस सी के, तो तब भी क्या होगा, बी सी के इक्वल होगा। तो अब हम इस कंडीशन को देखते हैं। पहले डॉट वाली ली थी, अब क्रॉस प्रोडक्ट वाली। तो ए क्रॉस बी इक्वल ए क्रॉस सी के, इधर ले आएंगे, माइनस हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी माइनस सी, क्योंकि ए जब अंदर मल्टीप्लाई क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो ए क्रॉस बी और फिर ए क्रॉस सी आएगा, तो इसको लिख सकते हैं इस फॉर्म में। तो ए तो वही कंडीशन के नॉन जीरो है, तो फिर बी माइनस सी किसके इक्वल होगा, 0 के। तो फिर से दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। सो बी इज इक्वल टू सी। इसके बाद नेक्स्ट इसका है पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। फॉर 3 वेक्टर्स ए बी एंड सी, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन प्रूव डैट। ये कंडीशन दी गई है, ए प्लस बी प्लस सी 0 के इक्वल हो, तो फिर ये प्रूव करें ए क्रॉस बी इक्वल है बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए के। तो गिवन कंडीशन को पहले मैंने लिख लिया है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ये प्रूव करने के लिए पहले इसका ए के साथ हम लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, फिर नेक्स्ट बी के साथ भी लेंगे। टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विद ए, यहाँ पे ए दोनों साइड्स पे ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, ए क्रॉस ए हो जाएगा, ए क्रॉस बी और फिर ए क्रॉस सी। सिमिलर वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, तो ए क्रॉस ए तो 0 हो जाएगा, बाकी ये रह गया ए क्रॉस ए और ए क्रॉस सी। अब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, माइनस क्यों आया, क्योंकि मैंने सी पहले और ए को बाद में लिख दिया, ये माइनस आ गया, तो ए क्रॉस बी की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, माइनस, उसी साइड पे प्लस हो जाएगा, सी क्रॉस ए आ जाएगा। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। अब इसी का क्रॉस लेंगे बी के साथ, टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विद बी, तो दोनों साइड्स पे ले लेंगे। यहाँ पे भी बी क्रॉस 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 0 था, तो बी क्रॉस ए आ जाएगा, फिर बी क्रॉस बी और बी क्रॉस सी, और यहाँ पे 0 ही। सेम का आपस में क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है सेम वेक्टर्स का, तो ये तो 0 हो जाएगा, बाकी बी क्रॉस ए और बी क्रॉस सी रह गया। पहले हमने ए क्रॉस बी की वैल्यू निकाली है, अब देखें सेकंड यहाँ पे क्या है, बी क्रॉस सी, हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे तो बी क्रॉस ए था, तो इसके साथ अगर माइनस करें तो ए पहले और बी बाद में आ जाएगा, और ये वैल्यू इसी तरह बी क्रॉस सी इधर ही रहेगा, ये माइनस उसी साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1 और 2। फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी किसके इक्वल है, बी क्रॉस सी के, और ए क्रॉस बी किसके इक्वल है, सी क्रॉस ए के। तो ए क्रॉस बी दोनों वैल्यूज के इक्वल है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और यही वो कंडीशन है जो हमने यहाँ पे प्रूफ करनी थी, और ये प्रूफ हो गई है। यहाँ पे दोनों इक्वेशन से ये प्रूव हो गई है। बाकी इसके क्वेश्चन 8 से आगे जितने भी क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह मैं इसके नेक्स्ट पार्ट 2 में करवाऊंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने इसके क्वेश्चन 7 तक करवाए हैं, थोड़े से लेंथी क्वेश्चन हैं लेकिन हैं आसान। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।